कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है एफटीआई क्लासेस में और ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। ठीक, 16वां लेक्चर है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने सिनेमेटोग्राफी में 500 प्लस एमसीक्यू देखा था। सेम एग्जैक्टली वैसा ही ये भी है, जिसमें हम लोग डायरेक्शन से अब तक पूछे गए जो 2025 तक जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे गए हैं फिल्म विंग में, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले में, जो 3 साल का कोर्स होता है, उसके लिए जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये ऐसा नहीं है, जैसे मैं इससे पहले एक दो बातें बता देता हूँ कि जैसे 2-3 साल पहले तक कॉमन टेस्ट हुआ करता था। कॉमन टेस्ट मतलब पेपर 1 कॉमन रहता था सारे स्ट्रीम के लिए, और पेपर 2 में आप जिस फील्ड को चूज किए उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते थे। तो आपको जो सिनेमेटोग्राफी में पढ़ाया हूँ उसको भी आप, उस एमसीक्यू को भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके डायरेक्शन में, आपके एक्टिंग वाले में या किसी में। तो ये सब चीजों के लिए काम करेगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिक 2-3 सालों में कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछा है या सिनेमेटोग्राफी से ज्यादा पूछा, तो उसको मैंने अलग उसमें ऐड कर दिया था। ठीक, अब जो मान लीजिए कि जब कॉमन टेस्ट कराया है तो वो डायरेक्शन में भी दिखेगा या और वो सिनेमेटोग्राफी में दिखेगा, एडिटिंग में दिखेगा, हर जगह दिखेगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है कि सिनेमेटोग्राफी में जो बताया हूँ वो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो वो क्वेश्चन आएगा क्योंकि उस समय कॉमन टेस्ट हुआ करता था। ये जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं एमसीक्यू का, ये हम पूरा अब तक जितने भी एमसीक्यू पूछे गए उन सबको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रश्न में अब एक दो चीजें और बता दूं आपको। जैसे जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन कला की तुलना में पुनर्जागरण दृश्य कला में एक प्रमुख वैचारिक बदलाव क्या था। जैसे ही पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मेडिवल आर्ट से जब हम लोग रिनेसा मतलब अभी के जो हमारा पुनर्जागरण हुआ, जैसे 1800 शताब्दी के बाद से 19वीं 20वीं सदी में, तो उसमें बदलाव क्या दिखा है। तो सिंपल से एक बात याद रखिए कि 2D हुआ करता था पहले, अब वो हम लोग 3D में चले गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजों को देखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डेवलपमेंट ऑफ लीनियर पर्सपेक्टिव एंड एनाटॉमिकल एक्यूरेसी। सटीकता पे हम लोग ज्यादा जोर दिए हैं, मतलब कि रैखिक परिप्रेक्ष्य का विकास और अनुरूप शारीरिक सटीकता। मतलब अगर हम लोग कोई इमेज देख रहे हैं तो उसके अब हम लोग जैसे देखो, देखने के नजर से अगर देखेंगे कि हम लोग देखते थे तो पहले भी देखते थे तो हम लोग 3D देखते थे, लेकिन उसको जानते नहीं थे। तो इसमें साइंस इन्वॉल्व हुआ। जब साइंस इन्वॉल्व हुआ, देखिए इधर यहाँ पे पढ़िए कि द मेडिवल आर्ट वॉज मोस्टली फ्लैट 2-डायमेंशनल, पहले 2-डायमेंशनल में था, एंड हैवली फोकस्ड ऑन द रिलीजियस एंड सिंबोलिज्म विदाउट रियलिस्टिक प्रोपोर्शन। द रिनेसा ब्रॉट अ शिफ्ट टुवर्ड द ह्यूमनिज्म एंड रियलिज्म, मतलब ह्यूमनिज्म और रियलिज्म के तरफ मूव किया। इंट्रोड्यूसिंग लीनियर पर्सपेक्टिव टू क्रिएट डेप्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड साइंटिफिक स्टडी, मतलब हम लोग साइंस को ज्यादा इन्वॉल्व किए और हम लोग 3D की तरफ बढ़े। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है डायरेक्शन से। अब एक और चीज बता देता हूँ, ये 2024-25 का जब पेपर देखेंगे उसका ये है। ठीक है, अभी हमारा 25-26 होने वाला है, ये 24-25 का है। ठीक है, यहाँ दूसरा नाट्य शास्त्र में, पहले तो आप ये याद रखिए कि नाट्य शास्त्र में अभिनय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र में। ठीक है, 4 भाग में बांटा गया है। ठीक, अब वो क्या क्या है यहाँ पे देखिए, आंगिक है। ठीक, आंगिक, वाचिक और सात्विक और आहार्य। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाट्य शास्त्र में वेशभूषा, श्रृंगार, संपत्ति और सेट जो होता है मंच की बात कर रहा है, संचार की किस विधा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अब देखिए जो आंगिक होता है वो बॉडी मूवमेंट की बात करता है, जो वाचिक होता है वो वाचिक मतलब बोलना होता है, स्पीच से रिलेटेड है। सात्विक जो होता है इमोशनल एक्सप्रेशन से बात होती है। ठीक, आहार्य जो होता है डील विद एक्सटर्नल एलिमेंट, जो बाहरी एलिमेंट यूज किया जाता है, जैसे कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रॉप्स एंड सेट डिजाइन। तो ये सारी चीजें जो है आहार्य में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आहार्य। जो पूछ रहा है क्या, कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रॉपर्टी एंड सेट से रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और अब जैसे यहाँ पे नाट्य शास्त्र दिया है, तो आप लोग जब हमारे पुराने लेक्चर जाके देखेंगे, जैसे पुराने कहने का मतलब 5-6 दिन पहले का जो लेक्चर आया हुआ है नाट्य शास्त्र के बाद में, अच्छे से मैंने उसमें डाला है। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है। किसका, तो इटालियन न्यूरियलिज्म का, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का, फ्रेंच न्यू वेव का और डोगमी 95 का। तो ये तो 95 वाला 1995 में ही आया था, लेकिन अब इधर देखिए, हम जानते हैं कि जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म है वो 1920 में आया था। ठीक, इटालियन जो है 1940 में आया था और ये 1950 में आया था, फ्रेंच न्यू वेव।
ठीक, तो ये क्या है, ये क्यों क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो बहुत टाइम टू टाइम, जैसे अभी हम लोग के यहाँ इंडिया में साउथ वेव चल रहा है। साउथ वेव कहने का मतलब कि साउथ की मूवियाँ बहुत इन्वॉल्व हो रही है बॉलीवुड में, और बहुत सारे चीजें, पैरेलल सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे पैरेलल सिनेमा उसको कहते हैं, जैसे बॉलीवुड है और कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे रीजनल इंडस्ट्री जो स्टेट वाइज है, जैसे साउथ की हुई, भोजपुरी, पंजाबी, तो हर इंडस्ट्री का एक अलग कल्चर है, अलग तरीके की मूवी बनाते हैं, लेकिन वो पैरेलल किससे हैं, बॉलीवुड से है, तो उसको पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। लेकिन अगर हम रीजनल या स्टेट इंडस्ट्री बात करेंगे, तो हर स्टेट की जो, जैसे भोजपुरी बिहार, यूपी, झारखंड, इस एरिया में ज्यादा बोली जाती है, इस एरिया में ज्यादा देखी जाती है, तो भोजपुरी जो भोजीवुड है, तो उस वो हमारे, देखिए ये पैरेलल भी होगा बॉलीवुड के, और ये एक स्टेट वाइज रीजनल इंडस्ट्री भी होगी, ठीक है। तो वेव आया हुआ है इंडिया में, साउथ वेव चल रहा है। तो ये अब जैसे आज से 5 साल 10 साल बाद जब आप देखेंगे तो पूछा जाएगा कि साउथ वेव कब आया था, तो साउथ 1900, मतलब ये 2000, 1990 नहीं, 2000 से लेके 2026 के बीच में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इस टाइम को हम लोग एक वेव की तरह से देख सकते हैं, ठीक। तो ये सारे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें देखिए हिंदी में इसको चियारोस्कोरो कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको चियारोस्क्यूरो बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डज चियारोस्कोरो मीन्स। तो यूज ऑफ लाइट एंड सेट, जैसे लाइट का यूज जो किया जाता है, जैसे मान लो यहाँ से लाइट जा रहा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो लाइट इस पे पड़ा, यहाँ अगर कैमरा रहेगा तो इसको इसका पूरा चेहरा दिखेगा, ठीक, क्योंकि इस पे लाइट जा रहा है। लेकिन अगर कैमरा पीछे रहेगा तो ये पूरा काला दिखेगा आदमी, क्योंकि लाइट इस साइड है, ठीक है। बैकग्राउंड पूरा, इसका पूरा बॉडी वॉडी दिखेगी, लेकिन वो शैडो दिखेगा। तो यूज ऑफ लाइट एंड शैडो, चियारोस्कोरो का मतलब होता है यूज ऑफ लाइट एंड शैडो, ठीक। ठीक, ये एक इटालियन वर्ड है। चियारोस मीन होता है लाइट, और स्क्यूरो मतलब होता है डार्क, ठीक, जो मैंने अभी बताया, पीछे से अगर आगे लाइट है और पीछे कैमरा है तो वो डार्क दिखेगा, ठीक। और देखो यहाँ पे, इट्स रिफर टू आर्टिस्ट टेक्निक of using strong contrast between light and dark shadow to give three-dimensional volume to modeling subject, widely used in painting and classical cinema। तो अब चियारोस्कोरो का जो पेंट जैसे यूज है, वो तो लाइट और शैडो मतलब शेड के लिए किया जाता है, लेकिन मोस्टली कहाँ यूज होता है, पेंटिंग और क्लासिकल सिनेमा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, which architectures is associated with clean sober design, simplicity and geometrical shape। तो बहास, अब इसके बारे में जानिए क्या है, इसका हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं। बहास जर्मनी में 1990 में शुरू हुआ एक कला और स्थापत्य स्कूल आंदोलन था। अच्छा, अब एक और चीज, इसका फाउंडर कौन था, वाल्टर गोरपियस, ठीक, इसके फाउंडर थे। इसकी मुख्य विशेषता कार्य ही रूप को निर्धारित करता है, द फॉर्म फॉलो द फंक्शन। अच्छा, इसका मुख्य ये था, क्या बोलते हैं, विशेषताएं थी इसमें, अनावश्यक सजावट को हटाकर सादगी, सीधेपन और ज्यामिति आकृति पर ध्यान दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या हटाया था, अनावश्यक सजावट, बहुत भारी भरकम सजावट को कम किया, और किस पे फोकस किया था, क्लीन सोबर डिजाइन, सिंप्लिसिटी, जियोमेट्रिकल शेप पे फोकस किया। किस पे, तो बहास, ये एक तरीके का आंदोलन था, मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट था ये, स्कूल मूवमेंट, या जर्मनी में एक मूवमेंट हुआ था 1919 के आसपास, ठीक है, 1919 के आसपास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कल, जैसे अब ये व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ क्यूबिज्म एज एन आर्ट ऑफ मूवमेंट। अब जैसे एक कला आंदोलन के रूप में क्यूबिज्म का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, अब एक मूवमेंट था, उसमें प्राइमरी गोल पूछ रहा है किसका, क्यूबिज्म मूवमेंट का प्राइमरी गोल क्या था, टू डिपिक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स साइमल्टेनियसली, ठीक। तो इसमें जैसे विषयों को एक साथ कई दृष्टिकोण से चरित्र करना, मतलब एक विषय है उसको कई तरीके से देखना, उसको समझना, उसको कई रूप देना, ठीक। तो क्यूबिज्म की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में पाब्लो पिकासो और जॉर्जे ब्राक द्वारा की गई थी। इस आंदोलन में वस्तुओं को पारंपरिक तरीके से एक ही कोण से बनाने की बजाय उन्हें ज्यामितीय रूप से तोड़कर एक साथ कई कोणों या दृष्टिकोणों से कैनवास पर दिखाया जाता था। जैसे हम 3D इमेज नहीं देखते हैं, ऐसे इस साइड से इस साइड से, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पढ़िए, हाउ डज द absurd theater challenge traditional dramatic convention, ठीक। absurd theater पारंपरिक नाटकीय परंपराओं को कैसे चुनौती देता है, how does absurd theater challenge the traditional dramatic convention। तो कैसे चुनौती देता है, भटकाव और अर्थ की कमी की भावना पैदा करके। जैसे कोई नाटक चल रहा है तो उस नाटक का अर्थ और
मतलब कुछ नहीं रहेगा, और भटका भटका के मतलब जो उसकी कहानी रहेगी उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, उस नाटक नाटक से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसा लगेगा कि आप कुछ और देख रहे हो फिर कुछ और देखने लगोगे, तो मतलब आप भटकते रहोगे कि अरे यार इसका अर्थ खोजते रहोगे और मिलेगा ही नहीं। तो उस तरीके की जो थिएटर है वो, ये पहले तो एक चीज और याद रखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आरंभ हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा। इसके नाटक जैसे सैमुअल बेकेट और वेंटिंग फॉर गोटोड पारंपरिक तार्किक कहानियों, निश्चित कारण और प्रभाव या स्पष्ट नैतिक पाठों को खारिज करते हैं। यह मानव जीवन की निरर्थकता कथा और खालीपन और भटकाव को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेमैटिक शेप। ठीक, तो द वे शेप इज कंस्ट्रक्टेड एंड प्रिसाइव्ड थ्रू फार्मिंग, कंपोजिशन, एडिटिंग। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिनेमैटिक शेप की अवधारणा को सबसे अच्छा वर्णन करता है। जिस तरह से फ्रेमिंग, रचना और संपादन के मध्य से अवकाश का निर्माण और अनुभव किया जाता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पढ़िए, सिनेमाई स्पेस कोई वास्तविक भौतिक स्थान नहीं होता है। ठीक, सिनेमैटिक स्पेस कोई भौतिक और वास्तविक स्थान नहीं होता है। यह निर्देशक और संपादक द्वारा, डायरेक्टर और फिल्म मेकर द्वारा फ्रेमिंग, लेंस चयन, प्रकाश व्यवस्था, दो शॉट को आपस में जोड़ने के माध्यम से दर्शक के दिमाग में निर्मित किया गया है एक भ्रम और आभासी स्थान होता है। जैसे आप सिनेमैटिक स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसे हम दो स्टोरी को जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो कि एक बैंक से चोरी किया और दूसरा पैसा यूज कर रहा है, तो इसको रिलेट कराना कि क्या वो बैंक का पैसा यही यूज कर रहा है, तो इसके बीच का जो मोमेंट है किस तरीके से दिखाया जाएगा उसको हम लोग सिनेमैटिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू रिकॉर्ड हर वॉइस फॉर द ग्रामोफोन कंपनी। तो वो कौन थे? गौहर जॉन थे। ठीक, अब देखिए कोलकाता की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गौहर जॉन ने नवंबर 1902 मतलब 1900 के आसपास, ठीक है, 1902 के ग्रामोफोन कंपनी के लिए भारत का पहला व्यावसायिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। उन्होंने अपनी ठुमरी, दादरा और ख्याल गायिका के अंत में माय नेम इज गौहर जान कहकर रिकॉर्डिंग समाप्त की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और अगर थोड़ा सा भी इस चीज से समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका यहाँ पे 1 रुपये लगने वाला नहीं है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। जितना, जैसे एक कमेंट आता है लड़के का कि सर मुझे सिनेमेटोग्राफी के कुछ वीडियो चाहिए, चाहे सारा एमसीक्यू एक जगह करके बता दीजिए, तो मैं उस पर कम से कम 2 से 3 दिन देके एक वीडियो बनाता हूँ। अभी सिर्फ एक लड़के ने कमेंट किया कि सर इसी तरीके से डायरेक्शन का भी एक वीडियो बना के दे दीजिए, तो मैंने ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ कि चलो एक ही लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उसको दिक्कत हो रही है, उसको चाहिए कि सारे एमसीक्यू एक जगह मिल जाए और वो एक्सप्लेनेशन या आंसर भी मिल जाए, तो मैं उसको अब 4-5 दिन लगाया हूँ, स्लाइड बनाया खुद से, इसको क्रिएट किया हूँ स्लाइड एक, उसके बाद इस पर इतना काम करने के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो, या कमेंट करोगे, तो इससे ये समझ में आएगा कि हाँ मतलब इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में या समझ में आ रहा है, और भी कोशिश करूंगा कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं या और भी मेहनत करूं। और बहुत जल्द, एक तो कल अनाउंसमेंट किया हूँ, जाके शॉर्ट्स देखना, एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ FTI क्लासेस से। ठीक, इस एप्लीकेशन पे एडिटिंग मतलब सब कुछ, जितना एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, डायरेक्शन, सबका एक एक कोर्स लेके आऊंगा। उस पर आप कोर्स ज्वाइन करिए और उसके बाद वहाँ से आप लेक्चर, PDF सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देखिए और वहाँ से पढ़िए। PDF वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन जो कोर्सेज रहेंगे उसके कुछ चार्जेस रहेंगे। ठीक, तो एप्लीकेशन बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, या क्योंकि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ जाने वाला है नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहले एक जो मिस इन सेंस जो है, एक वर्ड है जिसका यूज मतलब एक फ्रांस का एक वर्ड है, मतलब फ्रेंच वर्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पढ़ो क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन फॉर मिस इन सेंस ऑफ अ शॉर्ट। तो द अरेंजमेंट ऑफ सिनेमैटिक एलिमेंट विद इन द फ्रेम, एक फ्रेम में क्या क्या होना चाहिए, और इस पूरे को, अरेंजमेंट को हम लोग मिस इन सेंस कहते हैं। ठीक है, मिस इन सेंस एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है मंच पर रखना। अब मंच पे क्या क्या है, अब जैसे एक ये मंच बना रहा हूँ, ठीक, यहाँ एक पर्दा रहता है, यहाँ एक पर्दा रहता है, यहाँ आने जाने का रास्ता रहता है। ठीक है, ठीक, अब ये सेंटर हो गया, ये साइड हो गए, ठीक,
और ये पर्दा गिरता है उठता है, हमेशा गिरता उठता रहता है। ठीक, ये पूरा एक वो हो गया। ठीक, यहाँ से वॉइस ओवर बोल सकते हो, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पीछे रहते हैं। तो इस तरीके के पूरे इस सेट को, अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिशन सेंस बोलते हैं। ठीक है, और उसमें देखो जैसे सेट डिजाइन, प्रॉप्स, अभिनेताओं की स्थिति, वेशभूषा, प्रकाश व्यवस्था, मतलब इसमें लाइट, आभूषण, कॉस्ट्यूम, डिजाइन सब आ जाएगा, सब कुछ मिशन सेंस का हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द 180 डिग्री रूल्स इन द फिल्म मेकिंग। फिल्म निर्माण में 180 डिग्री नियम क्या है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखना है आपको। ए रूल टू मेंटेन, आंसर देखो, ए रूल टू मेंटेन स्पैटियल्स ओरिएंटेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। अब जैसे मान लो यहाँ से यहाँ कैमरा है, ठीक है, ये कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर को पूरा यहाँ सामने से लेके इसके पूरा बैकग्राउंड को पीछे तक जाने का जो वो रहता है, ये पूरा 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये संपादन और छायांकन का एक बुनियादी नियम है। 80 degree rule is a fundamental cinematography guideline stating that the camera must stay on one side of the imaginary axis, यहाँ ठीक, connected two characters। अब जैसे मान लो कि एक कैरेक्टर यहाँ है, ये दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इस कैरेक्टर को पहले कैमरे में लेके फिर नीचे से जाके ऐसे पीछे जाके इस कैरेक्टर के बैकग्राउंड से, और इसका फेस आएगा इसमें, तो आमने सामने, तो 180 डिग्री, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट लेफ्ट राइट स्पैटियल्स ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कट्स। ठीक, ये संपादक और छायांकन का एक बुनियादी नियम है। जो पात्र आपस में बात कर रहे हो, जैसे यहाँ से यहाँ एक दूसरे को बात कर रहे हैं, ठीक है, कैमरा यहाँ है, तो ये घूम के इस यहाँ तक आना, मतलब पहले इसका चेहरा दिख रहा होगा इस कैमरे में, और फिर इसका चेहरा दिखेगा, यहाँ आ जाएगा कैमरा, तो ठीक, तो उनके बीच एक काल्पनिक रेखा मान ली जाती है। कैमरे को हमेशा इस रेखा के एक ही तरफ 180 डिग्री के घेरे में रखना चाहिए, ताकि दर्शकों को यह भ्रम ना हो कि पात्रों की देखने की दिशा बदल गई है। समझ रहे हो, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अक्सर अ लॉन्ग टेक इज ऑफन यूज्ड टू, अक्सर लॉन्ग टेक का प्रयोग किया जाता है क्रिएट रियलिज्म और टेंशन। मतलब लॉन्ग टेक जो होता है, जैसे मान लो कि दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं और लंबी बात हो रही है, तो कुछ तो इवेंट हुआ होगा, तो वो जो इवेंट है वो टेंशन और रियलिज्म को दिखाता है। ठीक है, लॉन्ग टेक वह शॉट होता है जो बिना किसी कट के लंबे समय तक चलता है, क्योंकि इसमें कोई संपादन नहीं होता। यह समय की निरंतरता को वास्तविक रूप में दिखाता है, जिसके दृश्य में गहरा यथार्थवाद, रियलिज्म या फिर किसी घटना के प्रति भारी सस्पेंस और तनाव पैदा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, डीप फोकस सिनेमेटोग्राफी इज फेमसली एसोसिएटेड विथ ऑर्सन वेल्स। अब देखिए डीप फोकस एक तकनीक है। ठीक, डीप फोकस मतलब डीप फोकस, जैसे आप समझ रहे होंगे कि कहीं अगर यहाँ पे एक है, यहाँ से कैमरा फोकस किया है, तो डीप फोकस की बात कर रहा है, जिसमें अग्रभूमि, फोरग्राउंड, मध्य भूमि, मिडिल ग्राउंड और पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड की सभी वस्तुओं एक साथ बिल्कुल साफ और फोकस में दिखाई देगी। अब यहाँ पे कैरेक्टर है और ये सारा पेड़ है, यहाँ घर, सब कुछ इधर पीछे है, तो इस कैरेक्टर को थोड़ा सा ब्लर करके इस पे पूरा फोकस करेगा, तो डीप फोकस होता है वो। ठीक, आर्सन वेल्स ने अपनी ऐतिहासिक फिल्म सिटीजन केन 1941 में सिनेमेटोग्राफी ग्रेट टोलैंड के साथ मिलकर, ये सिनेमेटोग्राफर थे ग्रेट टोलैंड के साथ मिलकर इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया था। ठीक, सिटीजन केन, ये फिल्म का नाम याद रखना, सिटीजन केन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न जेनर। निम्नलिखित में कौन सी फिल्म पश्चिमी वेस्टर्न शैली का हिस्सा नहीं है। ठीक, पश्चिमी शैली का हिस्सा नहीं है, तो ऑल क्विट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट, ये जो मूवी है वो पश्चिमी शैली की फिल्म नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। हम लोग 2024-25 कर रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले कर रहे हैं। तो वेस्टर्न शैली अमेरिकी काउबॉय, गन फाइटर्स और अमेरिकी फ्रंटियर पर आधारित होती है। ठीक, अब देखिए अमेरिका काउबॉय, गन फाइटर्स, अमेरिकी फ्रंटियर पर आधारित होती है, जैसे स्टेज कोच, द गुड, द बैंड, जबकि ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रसिद्ध युद्ध विरोधी फिल्म है। ठीक, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे निर्धारित ये फिल्म है। ठीक, लेकिन और जो सारी फिल्में हैं, जैसे स्टेज कोच, द गुड्स, स्टेज
कोच, COACH, कोच, द गुड गुड और द बैंड। ये सारी जो फिल्में हैं ये वेस्टर्न, जैसे अमेरिकी शैली से, अमेरिकी काउबॉय, गन फाइटर और अमेरिकी फ्रंटियर से रिलेटेड फिल्में हैं। लेकिन द क्वाइट्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंटी वॉर फिल्म है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, प्रश्न नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ बंद गली का आखिरी मकान? धर्मवीर भारती, बहुत बड़े राइटर हैं ये, ठीक। बंद गली का आखिरी मकान हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई एक चर्चित कहानी है, ठीक है, स्टोरी है ये। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता, बहुत फेमस, सूरज का सातवां घोड़ा और प्रसिद्ध नाटक अंधा युग की भी रचना की है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है धर्मवीर भारती, और इनके ये तीनों जो यहाँ पे बुक लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पत्थर पंचाली, यहाँ पे देखिए, हाउ डज सत्यजीत रे एंड पत्थर पंचाली एंड ऋत्विक घटक, देखिए सत्यजीत रे की पत्थर पंचाली और ऋत्विक घटक का जो मेघा धागा तारा डिफरेंट इन टर्म ऑफ फॉर्म ट्रीटमेंट, तो किस तरीके से विभिन्न है, कैसे भिन्न है वो दोनों, ठीक। तो पत्थर पंचाली में आधुनिक भारत के विकास को दिखाने के लिए गीतात्मक मानवतावादी दृष्टिकोण था, जबकि मेघा ढाका तारा में आधुनिक भारत की वास्तविकता की अभिव्यंजनवादी प्रस्तुति थी, ठीक। तो ये है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सत्यजीत रे ने इतावली न्यायवाद, जैसे इटालियन रियलिज्म की बात कर रहा है, से प्रभावित थे और पत्थर पंचाली में ग्रामीण जीवन को बहुत सुंदर और काव्यात्मक और मानवतावादी लिरिकल ह्यूमनिस्ट ढंग से प्रस्तुत किया। दूसरी ओर ऋत्विक घटक की सिनेमा विभाजन के दर्द को दिखाता है, जिसमें मेघा ढाका तारा मेलोड्रामा और तीखी ध्वनियों का उपयोग करके एक अभिव्यंजनवादी और कठोर रूप प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि जेम्स मिल इन हिज हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया पीरियडाइज्ड इंडिया हिस्ट्री इन 3 एरा, तो कौन कौन से एरा में डिफाइन किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक। इन हिज बुक, जो इनकी बुक आई थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो आई थी 1817 में, ठीक। और ये स्कॉटलैंड से थे, स्कॉटिश फिलोसफर थे ये। जेम्स मिल डिवाइड इन इंडियन हिस्ट्री स्ट्रिक्टली अलोंग रिलीजियस रूल लाइन, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, अ कम्युनल फ्रेमवर्क दैट मॉडर्न हिस्टोग्राफी रिएक्ट, मतलब इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इनकी बुक थी जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी, और वो कब आई थी? 1817 में आई थी, ठीक है। जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया सिटीज आर डिजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर इट रिच ट्रेडिशंस इन क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स? जयपुर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि को क्या है, इन 2025 विच इंडियन क्लासिकल डांसर रिसीव पद्म विभूषण फॉर देयर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम? तो वो कौन थे? पद्मा सुब्रमण्यम। अब यहाँ पढ़िए, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम इज लेजेंडरी भरतनाट्यम एक्सपोनेंट, रिसर्च स्कॉलर एंड क्रिएटर ऑफ द भरत नृत्यम एक स्टाइल है जो भरतनाट्यम में इन्होंने क्रिएट किया था। वो ऑनर विद इंडियन सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण फॉर द मोनूमेंटल लाइफ टाइम वर्क, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ AVGC इन अ सेक्टर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट? क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक। MP में एक कॉलेज बन रहा है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्टिव है इस टाइम के लिए, ठीक। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है फुल फॉर्म से रिलेटेड। क्या है AVG का फुल फॉर्म? AVGC का फुल फॉर्म क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? व्हाट वाज द थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस टुगेदर मींस, मतलब तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? तो डियलैक्टिक्स बोलते हैं उसको। यहाँ देखिए, यह जर्मन दार्शनिक हीगल और बाद के कार्ल मार्क्स द्वारा अपनाई गई दंडात्मकता और पद्धति, मतलब डियलैक्टिकल मेथड का हिस्सा है, ठीक। इसमें एक विचार होता है, थीसिस, विचार थीसिस को बोलते हैं, ठीक है। उसकी विरोध विचार सामने आता है, मतलब एंटीथेसिस की बात कर रहा है, और दोनों के टकराव से एक बेहतर नया विचार निकलता है, उसको सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, इन रिगार्ड टू कलर के रिगार्डिंग पूछ रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर कलर इज नोन एज सेचुरेशन, ठीक। यहाँ पर इन कलर साइंस सेचुरेशन डिफाइन द ब्रिलियंस
purity or intensity of the hue. High saturation means the color is vivid and pure, while desaturation moved its color to natural gray. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे कि व्हाट सर्टिफिकेट डज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो सेंसर बोर्ड है या इस तरीके के जो फिल्में बयान करते हैं तो ये सर्टिफिकेट देते हैं कि ये फिल्म लगेगी या नहीं लगेगी। इसका देखिए क्या क्वेश्चन पूरा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट सर्टिफिकेट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इशू फॉर फिल्म रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर प्रोफेशंस और ग्रुप। एस सर्टिफिकेशन। ठीक, भारत में CBFC सेंसर बोर्ड 4 श्रेणियों से सर्टिफिकेट देता है। यू सभी के लिए, ठीक, UA माता पिता के मार्गदर्शन में, ए वयस्कों के लिए, ठीक, मतलब एडल्ट के लिए बोल रहा है, और एस स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट वाली फिल्में केवल विशेष दर्शकों जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक या कानूनी विशेषज्ञों के लिए सीमित होती है। ठीक, तो ऐसे 4 सर्टिफिकेट देता है, यू, UA, ए और एस। याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। हु कंपोज द ऑस्कर विनिंग स्कोर फॉर द लायन किंग। तो द लायन किंग के लिए ऑस्कर विजेता संगीत किसने रचा? हंस जिमर। ठीक, हॉलीवुड के महान संगीतकार हंस जिमर ने डिज्नी की एनिमेटेड क्लासिकल फिल्म द लायन किंग 1994 का मूल स्कोर, ओरिजिनल स्कोर तैयार किया, जिसके लिए उन्हें अपना पहला अकादमिक पुरस्कार ऑस्कर उन्होंने जीता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। विच स्क्रीन राइटर ऑन 3 एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। वुडी एलन बहुत बड़े स्क्रीन प्ले राइटर हैं। ठीक, दिग्गज अमेरिकी फिल्म निर्माता और लेखक वुडी एलन ने एनी हॉल 1977, हैना एंड हर सिस्टर्स 1986 और मिडनाइट इन पेरिस 2011 के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा ओरिजिनल स्क्रीन प्ले श्रेणी में सबसे अधिक 3 ऑस्कर जीतने वाला रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। Which of these film have not been, नॉट पूछ रहा है, याद रखना है, डायरेक्टेड बाई अदूर गोपाल कृष्णन। ये है क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये क्या दे रहा है यहाँ पे, मुखामुखम भी क्या है, कथा पुरुषम। ये सी क्या है, मथिलुकल, और चिदम्बरम, डी जो है चिदम्बरम है। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि अदूर गोपाल कृष्णन ने डायरेक्ट नहीं किया है, निर्देशन नहीं किया है जिस कौन सी फिल्म है, तो इनमें से कोई नहीं है। दिए गए विकल्प में त्रुटि है क्योंकि चारों फिल्में ही अदूर गोपाल कृष्णन की है, या यदि चिदम्बरम को अलग माना जाए तो उसे जी अरविंदम ने निर्देशित किया था। ये चारों फिल्में जो है ये अदूर गोपाल कृष्णन से नहीं बनाया है। ठीक, अभी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मुखामुखम, कथा पुरुषन एंड मथिकुला आर क्लासिकल मास्टरपीस रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अदूर गोपाल कृष्णन। द फिल्म चिदम्बरम जो है चौथा हो सकता है इसका आंसर। द फिल्म चिदम्बरम 1985 डायरेक्टेड बाय अनदर स्टालवर्ट ऑफ मलयालम सिनेमा जी अरविंदन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का, वो 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। Who among the following is recognized as a cinematographer for several films by राज कपूर। निम्नलिखित में से किसे राज कपूर की कई फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर के रूप में जाना जाता है? तो राधू कर्माकर RK फिल्म्स राज कपूर के बैनर के मुख्य सिनेमेटोग्राफर थे। उन्होंने राज कपूर की आवारा, बहुत फेमस फिल्म, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी कई कालजयी मतलब बहुत फेमस फिल्मों की बेहतरीन छायांकन की, मतलब सिनेमेटोग्राफी की बागडोर संभाली थी। उन्होंने फिल्म जिस देश में गंगा बहती है को निर्देशित किया था। यहाँ देखो, द प्रोडक्शन डिजाइनर कोलैबोरेट मोस्ट क्लोजली विथ कॉस्ट्यूम और कैमरा, दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिजाइनर फिल्म के संपूर्ण दृश्य विजुअल लुक को तय करता है। इसके लिए उसे सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन और कॉस्ट्यूम डिजाइन दोनों के साथ मिलकर काम करना होता है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सिनेमेटोग्राफर या कैमरामैन दोनों के साथ मिलकर काम करना होता है। तो ये याद रखना है। किसकी बात कर रहा है? तो प्रोडक्शन डिजाइनर की बात कर रहा है। व्हाट डज द वर्ड वन स्टॉप मीन्स इन रिलेशन टू एक्सपोजर इन द फोटोग्राफर? वन स्टॉप
तो डबलिंग और हाल्विंग द अमाउंट ऑफ लाइट इनटू द कैमरा, कैमरे के प्रकाश की मात्रा दुगुनी या आधी करना। फोटोग्राफी में एक्सपोजर के संबंध में वन स्टॉप शब्द का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ क्या होता है? कैमरे के प्रकाश की मात्रा को दुगुना कर देना या तो आधा कर देना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। विम वेंडर्स ने एक डांसर कोरियोग्राफर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। फिल्म का क्या नाम था? विम्स वेंडर्स मेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेस्ड ऑन द डांसर्स ये कोरियोग्राफर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म? पीना। प्रसिद्ध जर्मन निर्देशक, जर्मन थे, ठीक है, कौन? विम वेंडर्स। प्रसिद्ध जर्मन निर्देशक विम वेंडर्स ने 2011 में महान जर्मन आधुनिक नृत्य कोरियोग्राफर पीना बॉस पर पीना नाम के एक शानदार 3D डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जो उनके अनोखे डांस थिएटर शैली को श्रद्धांजलि देती है। ठीक। तो ये जो फिल्म है वो डांस कोरियोग्राफ इस पे डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म नहीं है, और ये 2011 में बनी थी। और कौन बनाया था? जर्मन के विम्स वेंडर्स ने बनाया था। ठीक। और ये किसको श्रद्धांजलि दी? जो उनके अनोखे डांस थिएटर शैली को श्रद्धांजलि देती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला ये है 2023-24, नहीं 23-24 का नहीं है, ये 22-23 का है। ठीक है। देखिए यहाँ पे गारो क्या है? लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं हम लोग। तो गारो क्या है? गारो इज a language in North East India, Maharashtrian, Swedish, the name of tribe in Gujarat and capital of Goa, दमन दीव नहीं, a language in North Indian state हो जाएगा। इसको मैं सिनेमेटोग्राफी वाले में भी कराया हूँ। ये सेलो इज दक्षिण भारतीय हाकी का ये कॉफी का पौधा। सेलो इज अ साउथ इंडियन कॉफी प्लांट एंड इंसाइक्लोपीडिया इन द फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा सेलो एंड वायलोन। सेलो पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, यहाँ पे पढ़िए। सेलो इज अ बोरोड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वायलिन फैमिली। इट इज लार्जर देन अ वायलिन एंड वायला बट स्मॉलर देन डबल पास। इस फीचर 4 स्ट्रिंग, ऐसे 4 स्ट्रिंग रहेगा। स्ट्रिंग टर्न इनटू परफेक्ट फिफ्थ, ऐसे जाके फिफ्थ पे बनेगा। ठीक है। एंड इज अ प्ले वर्टिकली while seated, producing a deep, rich and resonant acoustic tone. क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। लावनी क्या है? महाराष्ट्रियन यहाँ वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी, मीट प्रिपरेशन इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र नहीं है, फॉर्म ऑफ सॉन्ग एंड डांस इन महाराष्ट्र। सी सही हो जाएगा। लावनी के बारे में सब जानते हैं। आप लोग जो इस क्वेश्चन को देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सिनेमेटोग्राफी का भी वीडियो जरूर देखेंगे, उसके भी क्वेश्चन पहले कॉमन हुआ करते थे। ठीक है। ये शुभलक्ष्मी वाज अ वेल नोन, किसके लिए जानी जाती थी शुभलक्ष्मी? तो ये कर्नाटिक वोकलिस्ट थी ये। ठीक। यहाँ पर ये शुभलक्ष्मी भारत की सबसे महान कर्नाटक संगीत गायिकाओं में से एक थी। वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1998 में मिला था। ठीक। से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली में प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली महिला थी। बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। महाबलीपुरम लोकेटेड इन तमिलनाडु इज नोन फॉर इट्स क्या है? क्लस्टर ऑफ द ग्राउंड अंडरग्राउंड आर्किटेक्चरल वाटरवे, 3 मैग्निफिकेंट फोर्ट्स alongside 3 mountains built by Shivaji Maharaj and temples and mountain built by Pallava dynasty and rich biodiversity of the sit along its wetland। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय द पल्लवा डेंसिटी। ठीक। अब यहाँ पढ़िए। महाबलीपुरम इज एंशिएंट हिस्ट्री टोन इन तमिलनाडु, ग्लोबली रिनॉन्ड फॉर इट्स रॉक कट मतलब होता है कि पत्थरों को काट के बनाया गया। ठीक। रॉक स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक रथ, ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे रथ बना हुआ है, बहुत उसमें बहुत सारे चित्रकार बने। केव टेम्पल एंड द स्ट्रक्चरल शो टेम्पल ऑल मेटिकुलसली क्राफ्ट ड्यूरिंग द 7th and 8th century under the patronage of Pallava dynasty। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फारसी इज ए लैंग्वेज, सबको आता है ये। ठीक। तो फारसी आल्सो वाइडली नोन पर्शियन इज एन इंडो ईरानियन लैंग्वेज विद इन द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो फारसी जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से है। इट इज ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ ईरान, ये ऑफिशियली ईरान का लैंग्वेज है। एंड इज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इन इंडिया, हैविंग सर्व्ड एज द ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तनत एंड मुगल। तो जब दिल्ली सल्तनत, जैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक या ये सब जब थे दिल्ली सल्तनत
में जब 5 डायनेस्टी ने राज किया, या मुगल शासक में, तो यहाँ पे पर्शियन यूज हुआ करता था। तो पर्शियन जो है, फारसी जो है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। मधुबनी आर्ट्स तो बिहार से, मिथिला से है, ठीक, बिहार से है, ठीक, बहुत फेमस आर्ट है। मधुबनी आर्ट आल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिथिला रीजन ऑफ बिहार, नेबरिंग पार्ट ऑफ द नेपाल, एंड इट इज आल्सो ट्रेडिशनल फोक आर्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टिकिंग आई कैचिंग geometrical pattern, vibrant natural pigment and representation of the mythological flora and fauna। mythological मतलब कि देवी देवताओं की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ललन फकीर बिलोंग टू, ललन फकीर इनमें से किससे बिलोंग करते थे? मेघालय इंडिया, कुश्तिया बांग्लादेश, या त्रिपुरा भारत, और जफना श्रीलंका। तो वो बिलोंग करते थे कुश्तिया बांग्लादेश से। ललन फकीर 18वीं से 19वीं शताब्दी के अत्यंत प्रभावशाली बंगाली सूफी संत, दार्शनिक, समाज सुधारक और बाउल संगीतकार थे। उन्होंने आश्रम अविभाजित बंगाल में कुश्तियां, अब बांग्लादेश में स्थित है। उन्होंने जाति मतलब उनका आश्रम कहाँ था? तो वो कुश्तिया बांग्लादेश में था, ठीक। उन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता, प्रेम और आध्यात्मिक एकता की गीत गाए। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गहराई से प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बासो इज वेल नोन एज, बासो को किस रूप से जाना जाता है? तो जाना जाता है भरतनाट्यम डांसर, बी क्या है? पंजाबी फिल्म मेकर, ए जापानीज हाइकू पोएट, जापानी हाइकू पोएट सही है आंसर। अब देखो, मत्सुओ बासो 17वीं शताब्दी के जापान के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। वे हाइकू काव्य शैली के निर्वादवाद सम्राट हैं। हाइकू एक बहुत ही संक्षिप्त और 3 पंक्तियों और 17 अक्षर 5-7-5 संरचना वाली काव्यात्मक विधा होती है, जिसमें बासो के प्रकृति, क्षण भंगुरता और जीवन के दर्शन को बेहद खूबसूरती से पिरोया जाता था, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो ये चरणदास चोर किसके द्वारा लिखे थे? चरणदास चोर जो है हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट ट्रैक पे वीडियो चलाऊंगा ताकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ताकि आपको देखने में आसानी हो। और ये छत्तीसगढ़ से थे, ठीक है, और ये 1970 में बना था, 1975 में बना था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? हबीब तनवीर जो है डायरेक्टर थे और राइटर भी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स वाज कॉम्बिनेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल। तो सीधा आंसर इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये गंधार जो है अंडर द कुषाण एम्पायर के में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है। और इसमें बुद्धिस्ट एनालिसिस फीचर, हाँ, हेलेनिस्टिक फीचर एंड रोमन रिपब्लिक, इस सब नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल सिस्टम। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब इस तरीके से कर रहा हूँ तो आप इसको रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल सिस्टम इन इंडिया। तो वो सांख्य है, ठीक। 6 स्कूल है, 6 स्कूल को आपको सर्च करके देखना है। उसमें से मीमांसा, चार्वाक जो है वो मेडिसिन, और मीमांसा और वैशिष्ट का और सांख्य, ये सब दिया हुआ है। तो 6 स्कूल है, ठीक है। 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल स्कूल ऑफ द एंशिएंट इंडिया फाउंडेड बाय शेष कपिला, कपिल के द्वारा ये फाउंडेड किया गया था। कपिल के द्वारा 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल बनाया गया स्कूल है, फिलोसफिकल स्कूल है, ठीक है। तो ये याद रखिए। लेकिन सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? वो है सांख्य। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फेमस ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी इज रिलेटेड टू बनारस घराना से रिलेटेड संबंध था इनका। क्वीन ऑफ ठुमरी बोला जाता था इनको, ठीक। और इम्पोर्टेंट कुछ, ठीक, सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिकल फॉर्म ठुमरी, जो ठुमरी है वो सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिकल फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु इज द कंसिडर ऑफ द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक। तो वो कौन थे? तो संत पुरंदर दास थे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि संत ये कनकदास और संत त्यागराज और संत दीक्षितार, ये ट्रिनिटी है, 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। जैसे आप लोग जब जाओगे म्यूजिकल क्लास, मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आप उस लेक्चर को देखेंगे, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो म्यूजिकल में मैंने बताया है कि किसको त्रिरत्न कहा जाता है कर्नाटिक म्यूजिक में, और मेल में किसको कहा जाता है, और ट्रिनेटरी किसे कहा जाता है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखा है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक जो है वो संत पुरंदर दास को कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िएगा, ठीक है।
और हमारा जो म्यूजिकल सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में। हिंदुस्तानी में नॉर्थ इंडिया का पार्ट आता है, कर्नाटिक में साउथ इंडियन का पार्ट आता है। इसका भी मैंने क्लास करा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एनिमेशन फिल्म बॉम्बे रोज इज मेड बाय हुम। बॉम्बे रोज किसके द्वारा बनाया गया था? तो गीतांजलि राव के द्वारा बनाया गया था, ठीक। अब बॉम्बे रोज 2019 में एक ये प्रशंसित एनिमेशन फीचर फिल्म है, ठीक। बॉम्बे रोज इज अ इंटरनेशनली एक्लैम्ड अवार्ड विनिंग एनिमेटेड फीचर फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गीतांजलि राव, ठीक। लिखा भी इसने था और डायरेक्ट भी किया था, ठीक है। इट इज अ फेमस फॉर intricate poetic visual texture having been painstakingly animated frame by frame using hand painted digital technique to tell a story of love and survival in Mumbai, ठीक। बॉम्बे रोज। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? थोड़ा सा हम लोग फास्ट ट्रैक पे चलेंगे। इट इज द आर्ट मूवमेंट आर ऑब्जेक्ट ब्रोकन। जैसे कोई है उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, आर्ट है, उसको तोड़ के फिर ऑब्जेक्ट ब्रोकन एंड एनालाइज एंड रिसेंबल, फिर उसको जोड़ के फिर ऐसे बनाना है, तो अब वो ऐसे ऐसे दिखेगा टूटा हुआ, ठीक। इट्स अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या बोलते हैं उसको? तो वो क्यूबिज्म है। क्यूबिज्म एक मूवमेंट था जो पहले हम लोग पीडीएफ में देखे हैं, ठीक है। और ये 20वीं सेंचुरी के आसपास बना था। पब्लो पिकासो एंड जॉर्ज ब्रैक्वी के द्वारा ये मूवमेंट किया गया था, ठीक है, जिसमें फिर से ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो। हु हैज डायरेक्टेड द फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन? अनूप सिंह, ठीक। 2017 में द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन उन्हें 2017 में आई थी, ठीक। और इसमें इरफान खान और जैसे इसके पहले ये देखिए कि क्या है। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन इज क्रिटिकली एक्लेम्ड 2017 इंटरनेशनल ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनूप सिंह। लिखे और राइटर और डायरेक्टर दोनों थे अनूप सिंह। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में महान अभिनेता इरफान खान और ईरानी अभिनेत्री गोल्सिफ्ता फराहनी, इरफान खान थे और गोल्सफीता फिरानी ने निभाई थी। यह फिल्म राजस्थान के थार मरुस्थल डिजर्ट में की एक लोक मान्यता पर आधारित है, जहां बिच्छू के जहर को एक गाने के माध्यम से ठीक किया जाता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। सी ऑप्शन हो जाएगा। 13वीं से 14वीं शताब्दी में और महान सूफी कवि संगीत विद्वान अमीर खुसरो को सितार और तबला जैसे संगीत विधाओं का आविष्कार कहा जाता है, श्रेय दिया जाता है, ठीक। वीणा और बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। हु डायरेक्टेड द फिल्म रूम ओपन सिटी? तो वो कौन थे? रॉबर्ट रोसेलिनी, ठीक। ये कब आई थी फिल्म? 1945 में आई थी, ये याद रखिए, ठीक। रोम ओपन सिटी और विश्व सिनेमा की अंतर महत्वपूर्ण फिल्म इटालियन न्यू रियलिज्म पे बेस्ड थी, आंदोलन के आधारशिल मानी जाती है। निर्देशक कौन थे इसके? रॉबर्ट रोसेलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तुरंत बाद इस फिल्म को बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बस्तार इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और बस्तार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक दक्षिणी जिला और संभाग डिवीजन है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी आदिवासी ट्राइबल संस्कृति, घने जंगलों और प्राकृतिक जल प्राप्त मतलब वेटलैंड और विशेष रूप से बस्तर ढोकरा आर्ट और कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग 2021 और 22 के आसपास, ठीक। अब देखिए, which of these actress on the national award for best actress? इसमें से कौन? कंगना रनावत, प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन और दीपिका पादुकोण। तो नहीं, ये उसी टाइम का पीडीएफ है और लेकिन ये इसमें एमसीक्यू है, मतलब मल्टीपल्स आंसर है इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से थे? ए, बी और सी, ठीक। कंगना रनावत ने 3 बार सर्वश्रेष्ठ नेशनल फिल्म जीता है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा ने 2008 में फैशन फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और रवीना टंडन को दमन 2001 में आई फिल्म दमन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन दीपिका पादुकोण ने अब तक राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नहीं जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। Which of these film are directed by गुरुदत्त के द्वारा कौन सी? तो आर पार, ठीक। तो ये गुरुदत्त के द्वारा डायरेक्ट की। साहब बीबी गैंगस्टर नहीं, साहब बीबी और गुलाम नहीं, ये नहीं, ठीक। चांदवी का चांद, ये भी नहीं। सैलाब जो है ये डायरेक्ट किया गया था गुरुदत्त के द्वारा, तो ए और डी हो जाएगा आंसर, ठीक। आर पार और सैलाब का आधिकारिक निर्देशक स्वयं गुरुदत्त ने किया था
और 14वीं का चांद और की निर्देशक एम सादिक ने किया और गुरुदत्त इसके निर्माता और मुख्य अभिनेता थे। ठीक है, इस फिल्म में काम किया था उन्होंने। और साहब बीबी गुलाम का निर्देशक आधिकारिक रूप से गुरुदत्त के अजीज दोस्त और लेखक अबरार अलवी ने किया था। अबरार अलवी के द्वारा बनाया गया था और इसका बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि कयास लगाए जाते हैं कि कुछ गानों का निर्देश गुरुदत्त ने किया था। अच्छा नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ दीज आर कैमरा मूवमेंट? पैन, स्टिट, डोली, जूम। तो इसमें पैन और डोली ये जो है ये कैमरा मूवमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ दिस प्रोसेस अकर एट द पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज ऑफ फिल्म मेकिंग? पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक, इनमें से कौन सा? पोस्ट प्रोडक्शन मतलब सब होने के बाद की बात कर रहा है, तो डबिंग होता है बाद में, स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं, लोकेशन देखना ये भी नहीं है। ठीक, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बाद में हो सकता है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच प्रोसेस इज फिल्म मेकिंग डिसाइड्स द ऑर्डर एंड लेंथ ऑफ शॉट? तो इसका जो आंसर होगा एडिटिंग हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अब मैं ये थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं तो आप लोग वीडियो रोक के इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज आर एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन? कौन सा इसमें प्रोडक्शन डिजाइन का एलिमेंट है? तो कॉस्ट्यूम है, प्रॉप्स है, मेकअप है। ठीक, ताली नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि विच ऑफ दीज आर सिनेमा मूवमेंट? इसमें से कौन सा सिनेमा मूवमेंट है? तो इटालियन न्यू रियलिज्म, ठीक, पोएटिक रियलिज्म और पॉइंटलिज्म ये नहीं है। फ्रेंच वेव मैंने बताया था, फ्रेंच न्यू वेव ये है। फिर एक 95 में आया था। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन जब नहीं तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इस वीडियो का। ठीक, प्रश्न नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दिस फिल्म आर एडप्शंस फ्रॉम नॉवेल? नॉवेल से कौन सी फिल्म बनाया गया? तो गोना गर्ल, ठीक, ये सही है। द वाइट टाइगर ये भी सही है। पैरासाइट और प्रॉमिसिंग यंग वुमेन ये नहीं बनाया गया। ठीक है। अब इसके बारे में जरूर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप वीडियो रोकिए और हिंदी में इसको पढ़िए। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ दिस आर ट्रांजेक्शन बिटवीन द शॉर्ट्स एंड सीन्स? तो क्या क्या है? तो कट है, ठीक, स्टिच तो नहीं होगा, वाइप होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि विच ऑफ दिस आर्टिस्ट एंसेस्ट्रल हाउस आर बीइंग रिस्टोर्ड करेंटली इन द पेशावर? तो पेशावर में दिलीप कुमार है और राज कपूर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने पेशावर के स्थित बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार और शोमैन राज कपूर के पैतृक घरों को राष्ट्रीय विरासत घोषित कर उन्हें उनके मूल रूप के बहाल और संरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य शुरू किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ दिस फिल्म एक्टर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? अभी जैसे बीजे ने बने हैं वैसे ही पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो AMG रामचंद्रन है बने थे, शिवाजी गणेशन नहीं, जानकी रामचंद्र भी बने थे और जयललिता भी बनी थी। ठीक है, जयललिता भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ दिस डायरेक्टर वेर पार्ट ऑफ पैरेलल इंडियन सिनेमा? मैंने पैरेलल के बारे में बता दिया है। मूवमेंट ऑफ 1917 एंड 18 मतलब उस समय बॉलीवुड और कोलकाता या जो आसामी या जो फिल्म बन रही होगी साउथ, तो उसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो वो कौन कौन से थे जब पैरेलल सिनेमा किस दशक में? 1970 के आसपास और 1980 के बीच में। तो कौन थे वो? अदूर गोपाल कृष्णन। इनकी मैंने 3 फिल्में बताई थी, लेकिन उनका ये चिदम्बरम जो फिल्में थी वो उसमें तो डायरेक्ट नहीं किए थे, तो वो नहीं हुआ था उस समय। मैंने अभी से 5-6 क्वेश्चन पहले मैंने इनके बारे में बताया था। ठीक। अब यहाँ पे मोहनलाल देसाई नहीं, यहाँ पे शहीद अख्तर मिर्जा और जानू बारू। अब देख लीजिएगा ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सारा मैंने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच अमंग द गिवन कॉमेडियन एक्ट इन द साइलेंट फिल्म? ठीक, तो हार्लड लॉयड, ठीक, बॉस्टर कीटन और जेमी लुइस नहीं, चार्ली चैपलिन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म मेड इट टू द फाइनल 5 नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एकेडमिक अवार्ड? तो वो कौन सी फिल्में थी? तो लगान थी और सलाम बम्बे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट ऑफ द साउंड डिजाइन? तो बैकग्राउंड म्यूजिक, फॉली इफेक्ट, वॉइस ओवर, डायलॉग, चारों हो जाएंगे। ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये है आपका 2021-22 का। सन टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में है। ठीक है।
अब बैकग्राउंड पढ़ लीजिएगा कि किसने बनाया है, क्या है। देखिए पुरी में, उड़ीसा में है, ठीक। 13वीं शताब्दी में नरसिम्हदेव राय फर्स्ट ने बनाया था और यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। कौन सी डायनेस्टी थी? गंगा डायनेस्टी थी, ठीक है। ब्लैक पगोडा क्या होता है? यहाँ पे डार्क कलर एंड मैग्निफिकेंट ये आर्किटेक्चर्स, और इसे अपनी भव्य वास्तुकला के कारण ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ठीक। इसको ब्लैक पगोडा कहा जाता है, ब्लैक पगोडा, ठीक है। इसको हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट ए स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग? इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक। तो इसका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक। कांगड़ा, जम्मू और डेक्कन, ये तीनों आर एस्टेब्लिश स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, while Odisha has the traditional art like Patthar Charita. It is not traditionally classified as a classical school of Indian miniature painting. Mainstream art history comparison here, ठीक। तो इसको पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, at which among the following site of Indian Indus Valley civilization have the row of distinct fire altar with provision of the ritual bathing being found? कालीबंगन में, ठीक। अब देखिए आईबीसी जो है 2500 बीसी से के 2500 बीसी के आसपास से देखा गया घटते हुए, तक आया था 1500 बीसी के आसपास तक, ठीक है, ठीक। अब राजस्थान कालीबंगन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे फायर अल्टर मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु पेंट द फेमस क्वेट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? तो वो कौन थे? जॉन किट्स थे। और ये जॉन किट्स थे, ये प्रसिद्ध पंक्ति महान ब्रिटिश रोमांटिक कवि जॉन किट्स की प्रसिद्ध कविता एडमियन की शुरुआत लाइन है, ठीक है। 1818 में आई थी, प्रकाशित हुई थे। इसका अर्थ है सुंदर चीजें हमेशा के लिए खुशी देती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नंबर ऑफ वॉलिन स्ट्रिंग? तो क्या है वो? 4 है, ठीक है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। किसके अंदर से आया था? ठीक, तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसका कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन किए थे? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट अध्यक्ष थे, ठीक है। और एक टेम्पोररी थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो वो थे, वो भीमराव अध्यक्ष जो थे, वो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक। कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनने में, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ठीक। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ। केम इनटू फुल इफेक्ट कब आया था? 1950 में सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, श्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे और 3 बार से लगातार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द आर्ट ऑफ जापानीज फ्लावर अरेंजिंग कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? इकेबाना। अब ये जल्दी जल्दी बताने का मतलब नहीं, ये आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, ताकि इसके आसपास की जैसे कुछ चीजें जो है वो याद हो जाए। चाइनीज फिलोसफर, जैसे इकाबाना फूलों को सजाने की एक पारंपरिक जापानी कला है जिसके प्रकृति और मानवता को एक साथ लाकर संतुलन और शांति दर्शनों का प्रयास किया जाता है। फेक सुई एक चीनी, जैसे फेक सुई, यहाँ पे सुई जो है एक चीनी फिलोसफी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज हेजिटेट व्हाट शेप इज इट? जैसे यदि कोई वस्तु कुताम हेजिटेट है तो उसकी आकृति कैसी है होगी? तो वो होगी ट्रायंगुलर, ठीक। अब ये पूरा आपको पढ़ना। देखिए, वनस्पति विज्ञान में बॉटनी और अकारिक में हेजिटेट का अर्थ होता है भाले के अग्रभाग या तीर जैसी आकृति। अब जैसे ऐसे, ठीक। इसका आधार पर दोनों नुकीले कोने बाहर की ओर, ये देखिए, निकले होते हैं। दिए गए विकल्प में ट्रायंगुलर श्रेणी सबसे निकटतम बैठता है, ठीक है। अब ये पूछा क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज हेजिटेट, शेप पूछ रहा है, व्हाट शेप इज इट? तो ये शेप होता है उसका, ये बेस उसके कोने रहते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा? हु रॉट वेयर, किसने लिखा क्या? वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फोली टू बी विश। तो ये लिखे थे ब्राउनी ने 70, यहाँ पे 1742 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नाट्य शास्त्र फिर से पूछा था। मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय भारत मुनि।
इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। लेक्चर आप जाके देखिए, 15-16 लेक्चर अपलोड हो गया है, वो सारी लेक्चर आप लोग देखिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। हेरिटेज साइट से मैंने पढ़ा है, इंडियन क्लासिकल डांस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, म्यूजिक, सब कुछ बता चुका हूँ। सारे लेक्चर आपको देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु रॉट सत्यमेव जयते, ठीक, मुंडू कहाँ लिखा हुआ है ये पूछ रहा है। इंस्क्राइब बिलो द बेस प्लेट टू ऑन द इम्ब्लेम ऑफ द इंडिया। इम्ब्लेम ऑफ द इंडिया आर टेकन फ्रॉम द, कहाँ से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया था। कहाँ है ये? ठीक, किस अब जैसे देखिए, सत्यमेव जयते is a mantra from the ancient Indian script Mundaka Upanishad. Upon Indian independence, it was adopted as a national motto inscribed in Devanagari script and the base of national emblem. Question number 14 देखिए, the only Indian movie that won the Palme d'Or Grand Prix du Jury Award in the Cannes Film Festival. सिर्फ एक फिल्म, तो नीचा नागर, किसके द्वारा बनाया गया था? सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया था। नहीं, ये नीचा नागर जो है चेतन आनंद के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? हॉलीवुड है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज डॉक्यूमेंट्री? नानुक ऑफ द नॉर्थ होगा इसमें, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज अ डॉक्यूमेंट्री? इसमें से ये डॉक्यूमेंट्री है और सब फीचर फिल्म है, ठीक है। कब आई थी? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज इन्वॉल्व इन फिल्म सर्टिफिकेशन? तो सीबीएफसी के बारे में मैंने बताया था अभी, 4 तरीके के सर्टिफिकेट देती है, UAS। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु प्रोड्यूस द फिल्म मंगल पांडे? बॉबी बेदी। इसमें आमिर खान मेन कैरेक्टर में काम किया, 2005 में आई थी ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु हेल्प सत्यजीत रे गेट फाइनेंस फॉर द फिल्म पत्थर पंचाली? किसने? BC रॉय। 1950 में आई थी फिल्म सत्यजीत रे की, कौन सी? पत्थर पंचाली, ठीक, बहुत फेमस फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिनेमा में जॉनर क्या होता है? ठीक, ये पूछ रहा है, एक टाइप होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 20 DCP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, वो होगा डिजिटल सिनेमा पैकेज, ठीक है, लेकिन यहाँ डायनेमिक सिनेमा पैकेज लिखा है, तो एक तरीके से लगाएंगे यही, लेकिन होगा यहाँ पे डायनेमिक की जगह डिजिटल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन? मैंने ये बताया था, डबिंग जो होता है वो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, HD का फुल फॉर्म पूछ रहा है टेलीविजन टर्मिनोलॉजी में, तो हाई डिफिनीशन होता है, ठीक। ऑड्स, निम्नलिखित में कौन सा? फाइंड द ऑड्स, कौन सा अलग है? तो UFO, क्यूब, स्क्रैबल और MP4। तो स्क्रैबल जो है वो अलग है, तो UFO, क्यूब भारत में प्रसिद्ध डिजिटल सिनेमा वितरण और प्रोजेक्शन नेटवर्क है। MP4 एक डिजिटल वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक, लेकिन स्क्रैबल क्या है? स्क्रैबल एक बोर्ड गेम है, ठीक, तो अलग है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नेम ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म अशोका? तो आमिर खान नहीं, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान होगा, उसमें मेन लीड में भी थे ये, और एक साउथ के एक्टर हैं और वो इसमें विलेन का रोल किए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शोले, द नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ हिंदी फिल्म शोले? रमेश सिप्पी थे, ठीक। शोले 1975 में आई थी, बहुत फेमस फिल्म। 2 इसमें कैरेक्टर थे, जय और बिदु, मतलब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। रमेश सिप्पी और GP सिप्पी दोनों भाई थे, इनके डायरेक्शन में और प्रोडक्शन में बनी थी फिल्म। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूस द फिल्म बाहुबली? तो आरका मीडिया वर्क्स ने दोनों, बाहुबली 1 बाहुबली 2 दोनों इसी मीडिया प्रोडक्शन के अंदर में बना था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट सिनेमा स्कोप फिल्म? तो कागज का फूल इसका आंसर हो जाएगा, जो 1959 में रिलीज हुई थी, ठीक है। 70 mm का वाइड स्क्रीन लेंस के साथ इसको शूट किया गया था और ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के, ठीक, इनकी मूवी आदि राजा हरिश्चंद्र फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। राजा हरिश्चंद्र आई थी 1913 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच इज द फर्स्ट टाकिज फिल्म? अलमारा, ठीक, ये 1931 में आई थी, अदेसिर ईरानी द्वारा निर्मित फिल्म थी ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ धोलावीरा इज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। हरप्पन सिविलाइजेशन से है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बेहतरीन है वहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है इसको 2021 में। क्वेश्चन नंबर 1 है,
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए था, देखिए हेलिडोरस पिलर जो है कहाँ इरेक्टेड है, जो कि ग्रीक एम्बेसडर के द्वारा बनवाया गया था, तो मध्य प्रदेश के विदिशा, विदिशा में है, ठीक है, विदिशा आंसर इसका होगा, विदिशा, ठीक। हेलिडोरस पिलर जो है विदिशा, ठीक। लगभग 113 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया गया था। देखिए यूनानी राजदूत थे हेलिडोरस, शुंग राजा भाग भद्र के दरबार में रहते थे, शुंग राजा थे, शुंग राजा, पुष्प शुंग मित्र जो शुंग राजा थे उनके दरबार में रहते थे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बुरहानपुर, बुरहानपुर अ मेजर मिलिट्री आउटपोस्ट ड्यूरिंग मुगल रूलर सिचुएटेड बिसाइड ताप्ती, मतलब ताप्ती रिवर के बगल में हुआ करता था बुरहानपुर, ठीक। इसको गेटवे ऑफ इंडिया मतलब देखिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक शहर है जो ताप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ है। मुगल काल के दौरान इसमें दक्कन का द्वार कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक सैन्य चौकी और गढ़ था। मुमताज महल का निधन भी इसी शहर में हुआ था, ठीक है। अब देखिए बोरगित इज अ सीरीज ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड बाय विच संत पोएट इन इंडिया, तो शंकरादेव थे, ठीक। एक्सप्लेनेशन आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बोरगित है असामी भाषा, ये कहाँ से थे, आसाम से थे, और असामी भाषा में लिखते और गाते थे, ठीक है। और देखिए फुमदीज एंड फ्लोटिंग आइलैंड आर फाउंडेड इन द लोकटक लेक, लोकटक लेक कहाँ पे है, फुमदीज मतलब होता है देखिए तैरता हुआ, फ्लोटिंग आइलैंड जैसे होता है, ये छोटे छोटे आइलैंड है, पानी भरा हुआ है, अभी यहाँ पे दिख रहा है, 20 दिन 25 दिन बाद यही आपको यहाँ दिखने लगेगा। तो जैसे मैं आपको एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मणिपुर, मणिपुर में केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, वहां पे आपको ये फुमदीज और फ्लोटिंग आइलैंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लोकतक लेक जो है उसको फ्लोटिंग आइलैंड के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन इज अ पार्ट ऑफ, देखिए सबसे पहले जन गण मन 1911 में यूज हुआ था, ठीक है। लिखा किसके द्वारा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। भरतो भाग्य विधाता पेन भाई रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। तत्बोधनी पत्रिका में सबसे पहले इसको एडिक्ट किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तत्बोधनी पत्रिका, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया, क्वेश्चन नंबर 7, टू विच कंट्री डिड जॉर्ज लुइस बोर्गेस बिलोंग टू, अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिसाइड शर्लॉक होम्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज प्रोफेसर चैलेंजर, ठीक। एक स्पाई बेस्ड सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु पेंटेड द रिनॉन्ड वर्क टाइटल ब्राइड्स टॉयलेट, किसने किया था, तो अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बतन री फुलवारी ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय विद्याधन देता डेठा, विजयाधन देथा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि हु डिसिप्लिन ऑफ द आर्ट क्रिएशन इज बिल विओला एसोसिएटेड विद वीडियो आर्ट से रिलेटेड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। द रशियन सिटी ऑफ सेंट पीटरबर्ग इज फेमस फॉर द आर्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, हर्मिटेज, हर्मिटेज के लिए फेमस है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि हेनेज इज रिलेटेड टू कल्चरल स्पेस ऑफ विच लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज से है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि द सेंटिलेश ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार से है, जो सेंटिनल जनजाति, सेंटिनल जनजाति, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज स्पेशली नोन टू डायनासोर, कच्छ गुजरात में जो स्थित है, ठीक। द फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म आलम आरा डायरेक्टर बाय अदृश्य ईरानी, मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, फर्स्ट कलर फिल्म इन इंडिया, तो किशन कन्हैया थी, किशन कन्या थी, जो कि 1937 में आई थी, ठीक। निर्देशक कौन थे, मोती वी गिडवानी, यहाँ दिया हुआ है सब, अदृश्य ईरानी ने ही निर्मित किया था और इसके निर्देशक मोती वी गिडवानी थे, ठीक। फिल्म को इंपीरियल फिल्म के तहत अदृश्य ईरानी ने निर्मित किया था, बनाया था, और निर्देशक कौन थे, मोती वी गिडवानी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेलुलॉइड यूज टू प्रोजेक्ट एट फ्रेम रेट ऑफ 24, सेलुलॉइड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, 24 एफपीएस पे काम करता है, ठीक है। गॉडफादर, द फिल्म गॉडफादर वाज डायरेक्टेड बाय बहुत फेमस फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, द फर्स्ट एकेडमिक अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1929, द
फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड बाय मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 1953. फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसीव्ड बाय देविका रानी. Aspect ratio defined in shape of projection. Question number 24. Who coined the term MacGuffin in cinema? Alfred Hitchcock. बहुत फेमस डायरेक्टर हैं. ये मास्टर ऑफ सस्पेंस थे. सस्पेंस वाली फिल्में जो देख रहे हैं इनसे बेहतरीन कोई नहीं सस्पेंस वाली फिल्में बनाता था. अल्फ्रेड हिचकॉक थे. ठीक. मिस इन सेंस मैंने बता दिया, एक सेट पे सब कुछ, कॉस्ट्यूम, प्रोडक्शन, डिजाइन, लाइट, एडिट, सब कुछ जो दिख रहा है उसी को मिस इन सेंस कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ फिल्म एडिटिंग विच कम फर्स्ट, असेंबलिंग. ठीक. इन एडिटिंग टू ओवरलैपिंग शॉट्स वन ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज, डिसॉल्व बोलते हैं इसको. Which of the following film is known for its application of the montage? Battleship Potemkin बोलते हैं इसको. ठीक. निम्नलिखित कौन सी फिल्म मोन्टेज के अनुप्रयोग के लिए जानी जाती है? तो वो कौन थी? बैटलशिप. ठीक. Which is the second film of अपू त्रिलोकी by सत्यजीत रे? अपरजीतो. अच्छा देखिए, पहली फिल्म थी पत्र पंचाली जो 55 में थी, अपरजीतो 56 में थी, अपूर्व संसार 59 में थी. ठीक है, ये त्रिलोकी है सत्यजीत रे की, अपूर्व त्रिलोकी बोलते हैं इसको. Which among the following director started his career as a editor? हरिकेश मुखर्जी, बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं. ठीक. अब देखिए, नागौरी आर द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी फाउंड इन द स्टेट, राजस्थान में पाए जाते हैं. विच टीम ऑन 2080 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? बेल्जियम. करंट याद रखना आपको, करंट अफेयर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कॉफी सब्स्टिट्यूट? चिकोरी. चिकोरी एक तरीके का भुजा हुआ पार्ट होता है, एक पौधे के अनाज को भूज के बनाया जाता है, भुना हुआ और पीस कर उसका उपयोग किया जाता है, जो सुगंध में काफी हद तक कॉफी जैसा लगता है. ठीक. डिजाइनर बेबीज इज अ टर्म यूज डिस्क्राइब जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रॉयज. तो फिर ये क्या है? जिसे डिजाइनर बेबीज शब्द का प्रयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है. शब्द का प्रयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है. किस तरीके के शब्द का? तो जेनेटिक इंजीनियर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रॉयसिस. ठीक. द फेमस इंग्लिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग स्पेंट हिज यूथ इन इंडिया, रिपोर्टर फॉर द इंडियन न्यूज़पेपर. जंगल बुक इन्होंने लिखा था. ठीक है. कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? तो इलाहाबाद में, सिविल एंड मिलिट्री गैजेट इन द लाहौर में ये लिखती थी. एंड द Pioneer of in Allahabad, born मुंबई में हुआ था. Which of these stories is depicted on the wall of Ajanta cave? Jatakas. Dr. Villayanur S. Ramchandran is associated with scientific discipline neuroscience से बिलोंग करते थे. ठीक है. भीमबेटका is famous for prehistoric cave painting जो MP में है, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया है. 4 भारत रत्न अवार्ड गिवन 1999. इन विच ईयर 4 भारत रत्न, 4 भारत रत्न दिया गया. उसके बाद कब दिया गया है? 2023-24 में. हु वाज द इंडियन फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर? रविन्द्रनाथ टैगोर. 1930 में गीतांजलि के लिए दिया गया था. व्हाट डज द मॉडर्न स्टैंड फॉर? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है. विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड. तीस्ता नदी प्रवाहित होती है कहाँ पे? सिक्किम टू बांग्लादेश, तीस्ता. विंग ऑफ फायर इज ऑटोबायोग्राफी APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं. द नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया 28. आप लोग कमेंट में बताइएगा यूटी कितने, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं. फिर यहाँ पे द इंडियन साउंड फिल्म अलामरवा मेड इन विच ईयर? 1931. अदरेस ईरानी डायरेक्टर. ठीक. द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड? भानु अथैया. ये गांधी फिल्म थी, उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था. ठीक है. कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया. हिस्ट्री फर्स्ट इंडियन टू एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर जीती थी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए. फिल्म का नाम था गांधी, जो 1982 में आई थी, और रिचर्ड एटनबर्ग ने बनाया था. बायोग्राफिकल फिल्म थी ये गांधी जी की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन प्ले इज रिटन बाय विजय तेंदुलकर? अर्धसत्य. Which of the following film has won the Academy Award for Best Original Screenplay? फ्रागो के लिए मिला था. ठीक है. और यहाँ देखिए, which of the following film सत्यजीत रे has not won the National Award for the Best Feature Film?
चारुलता के लिए नहीं मिला, जो कि 1964 में आई थी। चारुलता, इनको बेस्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है। दादा साहब फाल्के इज द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड एज ए राजा हरिश्चंद्र। हु प्ले द रोल अपू इन द फिल्म अपू संसार? सौमित्र चटर्जी ने किया था। ठीक। डायरेक्टर ऑफ द फिल्म रासुमून, रासामून, रासुमून कौन थे? अकीरा कुरुशवा, अकीरा कुरुशावा। ठीक। ये कहाँ से थे? जापान से थे। ठीक है। 1950 में फिल्म आई थी रोशोमून। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द ओरिजिन ऑफ द टर्म मिस सेंस बता चुका हूँ, थिएटर से सब कुछ जो इंक्लूड देखा जाता है। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन स्क्रीन प्ले फॉर द फीचर फिल्म? एम करुणानिधि। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ आंदोलन के मुख्य नेता एम करुणानिधि राजनीति में आने से पहले और उसके दौरान तमिल सिनेमा के एक बेहद सफल और क्रांतिकारी पटकथा लेखक, स्क्रीन राइटर थे। उन्होंने पराशक्ति 1952 जैसी फिल्मों के लिए तीखी और सामाजिक सुधारवादी संवाद और पटकथाएं लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए, द लिरिक्स फॉर द सॉन्ग गुरुदत्त फिल्म प्यासा वाज रिटन बाय शाहिर लुधियानवी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एक्ट इन द फिल्म भुवन सोम? सुहासिनी मुल्ले। और ये फिल्म कब आई थी? भुवन सोम 1969 में। न्यू वेब सिनेमा, मृणाल सेन के द्वारा निर्देशित और भारतीय न्यू वेब सिनेमा की शुरुआत करने वाली प्रसिद्ध फिल्म भुवन सोम। ठीक। कौन डायरेक्ट किए थे? सुहासिनी मुल्ले। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द प्रोडक्शन डिजाइनर ऑफ बाहुबली? शाबू श्रील। विच इज द फर्स्ट सीरियलाइज्ड एनिमेशन फिल्म? गाया बाया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड इन इंडियन बाय द रनिंग टाइम? तो अभी तो ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फिल्में अभी लेटेस्ट बनी है। तो अभी हाल फिलहाल की करंट की सबसे लॉन्गेस्ट फिल्म अगर हम लोग देख रहे हैं तो आई थी, अगर अभी लॉन्गेस्ट फिल्म की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में जो बोल रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड इन इंडियन बाय द रनिंग टाइम, तो अगर अभी देखेंगे तो एक फिल्म आई थी धुरंधर, और धुरंधर 2 सबसे लॉन्गेस्ट फिल्म टाइम के हिसाब से वही अभी देखा जाएगा। ठीक। तो आप लोग हाल फिलहाल की जरूर करंट में देखिएगा। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ दिस राइटर आल्सो रोट द मूवी स्क्रीन प्ले? तो अस्टन हेमिंगवे थे। ठीक है। और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री द स्पेनिश अर्थ 1937 में लिखा था। द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर? तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएशंस। ठीक। 4K रेजोल्यूशन इज डिजिटल इमेजिंग रेफर टू पिक्सल। द फाल्कन हैवी, स्पेसएक्स एंड टेस्ला, ये सब एलन मस्क की कंपनियां हैं। द डायरेक्टर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच डायरेक्टर ऑफ इंडिया ओरिजिन डायरेक्टर द मिसिसिपी मशाला? तो मीरा नायर थी, बहुत बड़ी डायरेक्टर है ये। ठीक। भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर 1991 में बनाई थी ये फिल्म। ठीक। रोमांटिक ड्रामा फिल्म मिसिसिपी मशाला का निर्देशन किया था, जिन्होंने डेजल वाशिंगटन और सरिता चौधरी मुख्य भूमिका में थे। क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम? गैलेक्सी, iOS, एंड्रॉयड और मीगो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। ह्यूमन ईयर जो होता है वो इज मोस्टली सेंसिटिव टू नॉइस इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 1 to 2 किलोहर्ट्ज। which American TV actress from the show Suit in the now engaging to the married? तो मेघना मार्केल है। ड्यूरिंग द 2016 यूएस इलेक्शन कैंपेन, तो जो इसका क्वेश्चन है कि 2016 के अमेरिकी चुनाव अभियान के दौरान अमेरिकी प्रशासन द्वारा किस देश पर चुनाव के हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था? 2016 में तो रसिया पे लगाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर आप पढ़िएगा ये। ठीक। लेखक, निर्देशक और निर्माता अभिनेता अजीज अंसारी के एमी पुरस्कार विजेता नेटफ्लिक्स कार्यक्रम शो का क्या नाम था? मास्टर ऑफ नोन। अब उसका एक्सप्लेन, मास्टर ऑफ नोन के जो भारतीय अमेरिकी हास्य अभिनेता अजीज अंसारी द्वारा रचित और अभिनीत कॉमेडी ड्रामा सीरीज मास्टर ऑफ नोन ने अपनी उत्कृष्ट कहानी और निर्देशक के लिए प्रतिष्ठित एमी पुरस्कार जीते थे। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद को किया गया था, और दूसरा जयपुर को किया गया है, सेकेंड। तो अहमदाबाद पहला है।
कब किया गया था? 2017 में, ठीक। जयपुर को किया गया 2021 में। हिल्सा एक क्या है? मछली है, फिश है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शगुन, वेब पोर्टल एसोसिएट। अब पोर्टल जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और करंट अफेयर, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, शगुन, ठीक। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मालीनाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ये जो एरिया है यहाँ का एरिया है, ठीक है। 2003 में इसको एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का खिताब मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नवंबर दिसंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ एक, अच्छा ये तो मैच का है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोग जरूर कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूटे। तो जैसे वर्ल्ड कप इंडिया जीता है T20 का, और ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना है। कौन ज़्यादा रन बनाया था? IPL 2 बार से लगातार RCB जीत रही है। वैभव सूर्यवंशी ज़्यादा रन बनाया, उसके पहले आपको साई सुदर्शन ने ज़्यादा रन बनाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैथ के क्वेश्चन थे कुछ 4-5, तो उसको जैसे यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है कि इसके बाद क्या होगा, BDQOPF, जैसे ABCDEFGHIJKLM, ठीक, NOPQRSTUVWXYZ ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर हम BQ देख रहे हैं तो B से BDF, B के बाद D है, D के बाद F है, तो F के बाद आएगा H, तो H आएगा, यहाँ आएगा H, ठीक। अब देखिए Q से 2 घटा O से 2 घटेगा M आएगा, M से 2 घटेगा K आएगा, तो O के बाद जो 2 घटेगा, O के 2 घटेगा तो M आएगा, M के बाद K, देखिए K आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे M आएगा, तो MH आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो इस तरीके का कुछ सवाल है, ठीक है। तो मैथ आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, मैथ आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए कि किसी क्लास में बैठे 28 बार हाथ मिलाया, मतलब बैठने के दौरान कुल 28 बार हाथ मिलाए गए, उस बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो 8 सदस्य हैं, जैसे 8 लोग हैं, ठीक। तो एक उठेगा तो एक के अलावा 7 लोग बचेंगे, तो 7 से मिलाएगा, ये साइड हो गया। अब इन 7 में से एक उठेगा तो एक बार 6 से मिलाएगा, ऐसे, तो 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। तो इस तरीके से होके तो सब मिल के कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब देखिए 7 6 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 3 28। तो ये सारा MCQ है, ठीक। ये सारे मैथ के MCQ है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 से देखा, अजंता की गुफाएं 31 तक देखा है, ठीक है। उससे पहले हम लोग अभी ऊपर 10 क्वेश्चन देखे जो मैथ से रिलेटेड है, और वो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है उसको करना, ठीक है। थोड़ा भी अगर बेसिक आ रहा होगा तो आप लोग कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखना स्टार्ट करेंगे। अजंता की गुफाएं पेंटिंग में लाजवर्द फारस से लाया गया था। लाजवर्द किस रंग का रंग द्रव्य है? तो ब्लू कलर का है। लेपिस लाजुली पिगमेंट की बात कर रहा है। और क्लासिकल डांस में जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी और यक्षगान है, उसमें से अलग कौन सा है? तो ये तीनों जो है ना, ये क्लासिकल डांस है, ठीक। टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जिसको मैं इंडियन क्लासिकल डांस का पूरा एक लेक्चर कराया हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा उसको देखिए। 8 क्लासिकल डांस है, और एक जो 9th ऐड होने वाला है उसका नाम है चाऊ, ठीक है। उसको कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। यक्षगान जो है वो क्लासिकल डांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहाँ पे जौनपुर, मालवा, दक्कन और कांगड़ा का उल्लेख किया गया है। अगर उसको आम सांस्कृतिक प्रसंग में देखा जाए तो किससे रिलेटेड माना जाएगा? तो पेंटिंग से रिलेटेड। इफ वी आर रेफर टू जौनपुर, मालवा, डेक्कन, कांगड़ा इज अ कॉमन कल्चर कॉन्टेस्ट। कॉमन कल्चर क्या रहा है? पेंटिंग में, ठीक है। अब देखिए, एक राग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाली ख्याल हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में अपेक्षाकृत हाल ही में शुरू किया गया है, ठीक। और निम्नलिखित में से किस कलाकार ने इसे स्वरूप में पहली बार गाया था? जैसे द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन वाज द फर्स्ट सॉन्ग बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल। तो नियामत खान थे, जो कि मुगल शासक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे, ठीक है। और उन्होंने ख्याल जो गायन शैली है इसकी नींव रखी थी, ठीक है। मूर्तिकला में जैसे एक क्वेश्चन है
कि मूर्तिकला में कांस्य के प्रयोग तकनीकी भारत में सिंधु सभ्यता से देखा जा रहा है, ऐसे समय से प्रचलन में थी। 9वीं और 12वीं सदी में ईस्वी में सन में काल के नमूने दक्षिण भारत में बनाए गए थे। उस वक्त वहाँ किस राजवंश का शासन था? जब ये बनाया गया था मूर्ति कांस्य की, तो उस समय किसका शासन था? तो चोलों का था। ठीक है, दक्षिण भारत में चोला राजवंश स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए, वर्तमान में ज्ञात संस्कृत का सबसे प्राचीन मूल पाठ है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यानी 18वीं सदी में उत्तरार्ध और 19वीं सदी के आरंभ में, जैसे अंत में और आरंभ में, ऐसे 3 संगीत थे जिन्होंने कर्नाटक संगीत की, अब उन्हीं की बात कर रहा था। ठीक, तो तीनों कौन कौन थे? तो त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री, ये तीनों थे जिनको हम लोग ट्रिनिटी ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक कहते हैं। तो आप लोग इसका लेक्चर मैंने करा दिया है म्यूजिकल वाले में, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो विच स्टेट डू यू एक्सपेक्ट टू सी लेजिम परफॉर्म? महाराष्ट्र। भारत में नृत्य जैसी हरकतों वाली लेजिम नाम की एक सामूहिक शारीरिक गतिविधि है जिसका किस राज्य से मिलता है? तो महाराष्ट्र से। ठीक है, कलमकारी। कलमकारी शब्द का संबंध किससे है? कलमकारी सर्टेन काइंड ऑफ टेक्सटाइल से। ठीक, सुरबहार किस संगीत यंत्र का एक बड़ा स्वरूप है? तो सितार का है। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुबह के भोजन से पहले घर की महिला द्वारा शंख बजाए जाने का व्यांग प्रचलन है? वेस्ट बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम जापान के एनिमेशन सिनेमा से जुड़ा हुआ है? तो हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि द फ्लोटबर्ड नॉवेल मैडम बोवेरी was adapted in the Hindi feature film by name of माया मेम साहब। ठीक, मैडम बोवेरी एक नाम का नॉवेल था, फ्लावेयर के उपन्यास, फ्लावेयर जो थे उनके उपन्यास थी जिनका नाम था मैडम बोवेरी, और उससे इंडियन फिल्म बनी थी जिसका नाम था माया मेम साहब। ठीक, अरुण कोलतकर की कविता श्रेणी जेजूरी एक के नाम से संबंधित है? टाउन। जेजूरी अरुण कोलतकर पोएट्री सीक्वेंस रेफर टू द नेम ऑफ टाउन। ठीक, कवि एलन जिन्सबर्ग का नाम किस साहित्य आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो बीट जनरेशन। किस संस्कृत में फानेक नामक महिला परिधान का विशेष तत्व सबसे व्यापक तौर पर जुड़ा है? तो मणिपुर। ठीक, ब्योमकेश बख्शी कैरेक्टर वाज क्रिएटेड बाय श्रींदु बंदोपाध्याय। निम्नलिखित में कौन सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नहीं है? अच्छा, इसमें बहुत सारे फिल्म मेकर का नाम दिया है, जैसे दास गुप्ता, सुखदेव, पटवर्धन, ये सारे जो हैं ये इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म के डायरेक्टर हैं। बट वीजी डामले जो हैं वो फिक्शनल और डिवोशनल फिल्म डायरेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल रिटन बाय हेनरी मिलर। कब लिखा गया था? 1939 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच टाइप ऑफ पेंटिंग लिटरली मीन्स वैक्स राइटिंग? बटिक पेंटिंग को बोला जाता है। ठीक है, अब 2017 का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी रोड मस्ट अ मैन वॉक डाउन बिफोर यू कॉल हिम अ मैन? गीत किसने लिखा था? तो बॉब डिलन ने लिखा था। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, 1962 में लिखा था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि मान या मांड गायन शैली भारत के किस भाग से संबंधित है? तो राजस्थान से है। ठीक, तमिल महाकाव्य शिलापट्टिकरम के लेखक स्लैको अतिकल मतलब इलेंगो एडिगल किस धार्मिक समुदाय से थे? तो जैन धार्मिक से थे। ठीक, विद्यापति किस भाषा के लेखक थे? तो मैथिली विद्यापति लिखते थे। ठीक है, विद्यापति मैथिली कोकिला कहा जाता है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित सुंदर पदों का रचना मुख्य रूप से मैथिली और अवहट भाषा में किया था। ठीक है, ज्योति प्रसाद अग्रवाल द्वारा 1935 में बनाई गई पहली असमिया फिल्म कौन सी थी? तो जोयमती थी। ठीक है, 1935 में बनाई गई थी। रामचंद्र गुहा द्वारा रचित कॉर्नर ऑफ अ फॉरेनर फील्ड किससे संबंधित है? ठीक, क्रिकेट से थे। लोक नाटक शैली पंडवानी भारत में किस भाग में संबंधित है? छत्तीसगढ़। विच पार्ट ऑफ इंडिया डज पंडवानी बिलोंग टू? ऑर्निथोलॉजिस्ट
ने, किस पक्षी वैज्ञानिक और ऑर्निथोलॉजिस्ट ने फॉल ऑफ स्पैरो का लेखक किया? तो सलीम अली थे। वयोकृत वैक्रोकित शब्द ज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो काव्य शास्त्र। ठीक। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण की सिनेमा वेराइटी पद्धति से कौन संबंधित है? रिलेटेड टू सिनेमा वेराइटीज। तो जीन रोस। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण से रिलेटेड। तो फ्रांसीसी फिल्म निर्माण जीन रोस को सिनेमा वेराइटी आंदोलन का जनक कहा जाता है। इन्होंने कैमरे के सामने बिना किसी बनावट के वास्तविक परिस्थितियों और चरित्रों की सच्चाई को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक। ओम पुरी डेब्यू फीचर फिल्म में एज ए एक्टर, तो कौन सा था? घासीराम कोतवाल। ठीक। ओम पुरी का डेब्यू एक्टिंग लीड एक्टिंग में जब वो एक्टर बने और वो डेब्यू किए तो उस फिल्म का नाम था घासीराम कोतवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस फिल्म निर्माता को फिल्म में लॉन्ग टेक के उपयोग के साथ मूलतः जोड़कर नहीं देखा जाता है? नॉट प्राइमरली एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टेक। तो अकीरा कुरोसावा जापान के थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेक चंद ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14, रॉबर्ट वाइने द्वारा निर्देशित द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी 1920 किस फिल्म आंदोलन से संबंधित है? तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। ईरानियन फिल्म सरीन का निर्देशन किसने किया था? तो अब्बास कियारोस्तामी। ठीक। ईरानियन फिल्म सरीन के डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्लू पीरियड किस चित्रकार से संबंधित है? तो पाब्लो पिकासो। ठीक। अरबी शब्द शूफ का अर्थ क्या है? शूफ का अर्थ सूफी शब्द का उद्गम प्रतीत होता है। मीन ऑफ सूफ ऊन की बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सत्यजीत रे ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई किस भारतीय चित्रकार पर आधारित किया था? बेस्ड ऑन विच इंडियन पेंटर? तो विनोद बिहारी मुखोपाध्याय के पेंटिंग पे निर्धारित था जिनका इनर आई नाम था, द इनर आई। ठीक। और ये 1972 में सत्यजीत रे द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि मराठी पुस्तक गुरु द 3 अंकी शोकांतिका किसने लिखा है? तो लिखा है अरुण खोपकर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डाटाबेस सिनेमा तथा सॉफ्ट सिनेमा की संकल्पना किसकी है? तो वो थे लेव मानोविच। ठीक। कॉन्सेप्ट जो है डाटाबेस और सॉफ्ट सिनेमा का जो कॉन्सेप्ट है किसने लाया था? तो लेव मानोविच। ठीक। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं पेपर दूसरे से, जैसे मैंने सिनेमेटोग्राफी में किया था तो उस सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट बताया था, तो इसमें भी मैं डायरेक्शन से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको क्रिटिकली नोट करना है, क्रिटिकल व्यू देना है यहाँ पे। ठीक है। यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सॉन्ग एज अ पार्ट ऑफ नैरेटिव इन इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा में वृत्तांत के एक भाग के रूप में गीतों का उपयोग एवं महत्व पे क्रिटिक व्यू देना है। ठीक है। तो इस पे इस तरीके से आपको लिखना होगा, ये आप पढ़िएगा। भारतीय मुख्य धारा के सिनेमा में गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि पटकथा और कहानी के विकास का एक अभिन्न अंग है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में चली आ रही संगीत प्रधान नाटक की परंपरा आज भी हमारे सिनेमाई व्याकरण का हिस्सा है। ठीक। और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे नैरेटिव और साइकोलॉजिकल फंक्शन के बारे में लिखना है। समय का संकुचन। ठीक। आंतरिक चेतना का अभिव्यक्ति। ठीक। और कथा को आगे बढ़ाना, किस तरीके से इसको लिखना होता है ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे आप। ठीक। तब जाके नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे फिर एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट कंसीडर स्पेसिफिक टू द सिनेमा। ठीक। तो मैंने बताया ना, इटालियन न्यू रियलिज्म, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, तो फॉर्मलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म, ये सारी चीज़ें, और ये 1940 के दशक के आसपास की चीज़ें हैं। ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बी ऑन बाई कैफी आजमी, एस.एल. भैरप्पा एंड महेश इलकुचवर एंड एम.टी. वासुदेवन नायर। तो साहित्य अकेडमी के अवार्ड जीते हुए हैं सब। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हु अमंग द पेंटर रिप्रेजेंट वन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया मिनिएचर। तो नैनसुख ऑफ गुलेर का नैनसुख।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन इज द फर्स्ट फीचर फिल्म डायरेक्टेड बाय द ऋत्विक घटक। ऋत्विक घटक बताया ना, इनको पत्थर पंचाली के जो डायरेक्टर है सत्यजीत रे से कंपेयर किया गया था, हम लोगों ने किया था। ठीक, तो इनके और इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट किए थे हम लोग, तो वो ये जो है ये जैसे पार्टीशन पे बेस्ड फिल्म बनाए थे और दुख और इमोशन के बारे में, दुख इमोशन सारी इस तरीके की। ठीक है, तो हमेशा कंपेयर करके देखा जाता है। तो नागरिक फर्स्ट फीचर फिल्म डायरेक्टेड बाय ऋत्विक घटक, तो नागरिक थी। ठीक है, इनके और भी बहुत सारे, जैसे एक फिल्म था इनका मेघा धाका तारा। ठीक है, जो कि 1960 में बनी थी, और ये 1952 में बनाई गई थी। कौन सी? नागरिक फिल्म। ठीक, अब जैसे सस्पेंस से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, एल्फ्रेड हिचकॉक जो है सस्पेंस के फादर माने जाते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ सस्पेंस बोला जाता है इनको, एल्फ्रेड हिचकॉक। द क्रिटिकल evaluation of the Alfred Hitchcock with a new light of understanding as a director of the great significance was done by the Francois Truffaut. तीसरी कसम, the renowned film directed by Basu Bhattacharya is a center around which folk art form? नौटंकी। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु की कलजाई कहानी, मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम 1966 में उत्तर भारत की पारंपरिक लोक नाटक कला नौटंकी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की मुख्य नायिका हीराबाई वहीदा रहमान इसी नौटंकी कंपनी की एक डांसर होती है, जिसे बैलगाड़ी चलाक हीरामन राज कपूर को प्रेम हो जाता है। ठीक, बैलगाड़ी चालक हीरामन राज कपूर से प्रेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फिल्म स्टूडियो इन द इंडिया? एवीएम था। ठीक है, ए वी मयप्पन उसको बोलते हैं, ए वी मयप्पन, और ये चेन्नई में है 1945 से। ठीक, ओपेरा जावा इज अ रिमार्केबल इंडोनेशियन फिल्म डायरेक्टेड बाय द गैरिन Nugroho is a part of retelling of the Indian narrative Ramayana. Who has the created? Question number 9. Who is the created famous cartoon character the common man? R.K. Lakshman. Question number 10. The art movement surrealism is associated with which of these film director? Louis Buñuel. What is the name of the French satirical newspaper whose cartoonists were killed by terrorists? Charlie Hebdo. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द रिसेंट बायोग्राफिकल फिल्म मिस्टर टर्नर डायरेक्टेड बाय माइक लेक, विच वन इज द मेन क्रिएटिव फील्ड ऑफ द प्रोटोगनिस्ट? पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 13, द केव ऑफ फॉरगेटन ड्रीम्स, द डॉक्यूमेंट्री वार्नर हर्जोग इज बेस्ड ऑन विच टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट? द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन टू द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर? तो ये वीजी डामले थे, जिनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के तौर पे नहीं जाना जाता, लेकिन हरिश्चंद्र दासगुप्ता, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एस सुखदेव और आनंद पटवर्धन, ये सारे इंडियन नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के डायरेक्टर रहे हुए हैं। ठीक है, इन विच ऑफ लैंग्वेज नोटेड फिक्शन राइटर वैकोम मोहम्मद बशीर, मेनली मलयालम में लिखते थे। ठीक है, सुप्रसिद्ध कथा लेखक वैकम मोहम्मद बशीर मुख्य रूप से मलयालम में लिखते थे। ठीक है, इन विच कंट्री द फेमस हिंदू पिलग्रिम प्लेस हिंगलाज इज सिचुएटेड? हिंगलाज सुप्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल हिंगलाज कौन से देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू सिनेमा? पिक्टोग्राम जो है ये सिनेमा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लिंग्विस्टिक, टाइपोग्राफी, सिंगेज, सारे कंसेप्ट जो है फिल्मों से, जैसे मोन्टाज, मिस इन सेंस, ये सारे जो है फिल्म से रिलेटेड है और थिएटर से रिलेटेड है। लेकिन पिक्टोग्राम जो है वो आइडियोलॉजिकल ग्राफिक सिंबल और पिक्चर दैट रिप्रेजेंट वर्ड और कॉन्सेप्ट नेटिव टू लिंग्विस्टिक और टाइपोग्राफ और सिग्नेज साइनेज से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन विच एरिया फेमस तेभागा मूवमेंट वाज इनिशिएटेड? बंगाल में हुआ था 1946 से 47 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्टली रिलेटेड टू कल्चर टू प्रोटेस्ट बाय दलित ऑफ आंध्र एंड तेलंगाना? डापू।
डापू लकड़ी और चमड़े से बनी एक डफली जैसा ड्रम होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दलित समुदाय में यह केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि समुदायों को जातिवाद, असमानता और शोषण से खिलाफ सामाजिक और रणनीतिक प्रतिरोध, प्रोटेस्ट कल्चर का एक सशक्त प्रतीक रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज इंडिया इज नोन फॉर द ट्रेडिशन ऑफ द पेंटिंग वेयर पेंटर इज सपोज टू ड्रीम थीम एंड इमेज टू बी। कौन है? सौरा। देखिए, उड़ीसा की सौरा जनजाति अपनी दीवारों पर बनाई जाने वाली पवित्र इतालन या इकोन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सौरा परंपरा के अनुसार चित्रकार या कुंदन कहा जाता है। अनुष्ठानिक पेंटिंग बनाने से पहले सपनों के माध्यम से अपने देवताओं को या पूर्वजों से संवाद करते हैं और सपने में दिखाई देने वाले दृश्यों को दीवार पर उतारते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा सारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है।